तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 5 जून और 4:30 तो देखो बज गए हैं। आई होप 5 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाए, बिकॉज आज तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई दोस्तों। मैंने ना सुबह बहुत कम क्वेश्चन, क्योंकि बहुत चैनल की वजह से थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो किसी के भी फ़ोन वगैरह बहुत कम अटेंड कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा आज कोई वीसी वगैरह अटेंड कर ली, उसकी वजह से प्रोग्राम फिर सारा ही डिले हो गया, न्यूज़ बनाना भी डिले हो गया थोड़ा सा, तो उस वजह से। लेकिन आ जाएगा 5 बजे तक वीडियो, अगर नेट की स्पीड ठीक रही तो आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। विश्व पर्यावरण दिवस है आज 5 जून को, आप सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हर साल 5 जून के दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, ठीक है। तो यही इसका एम है कि पर्यावरण के प्रति हम थोड़े ज़्यादा जागरूक हो। जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना महामारी एक तरह से हमारे लिए इतनी बड़ी आपदा लेके आई, दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण में सुधार भी हुआ है। गंगा को हमने साफ देखा। और इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण का इंडेक्स होता है, हमारा जो इंडेक्स होता है वातावरण का, जिससे हम पर्यावरण की शुद्धता जांच करते हैं, तो वो इंडेक्स भी हमारा बहुत ज़्यादा सुधरा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इससे कुछ अच्छी भी हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं। बुरी तो जैसे हमने देखा ही है, इतने सारे लोगों की जान गई, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को रिकवर करने का मौका भी मिला है, ठीक है। तो अगर कोरोना की हमसे अगर कुछ पॉजिटिव लाइंस पूछी जाए, है ना। नेगेटिव तो सबको पता ही है जैसे, लेकिन मुझसे पूछा भी गया था ये मॉक में, है ना, कि नेगेटिव इफेक्ट तो सबको पता है कोरोना के, आप हमें 5 पॉजिटिव इफेक्ट बताइए कोरोना के। तो दोस्तों सबसे पहला तो यही हो जाएगा पर्यावरण में सुधार, है ना, क्योंकि पर्यावरण का वो लेवल हमने देखा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। दिल्ली में जो कोहरा छाया रहता था, दिल्ली में वातावरण शुद्ध होने लगा है। आज भी मतलब आज के पेपर में भी आया है ना पर्यावरण से रिलेटेड, कि कोरोना की वजह से ये पर्यावरण में सुधार हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक और काम हुआ है कि हाँ, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, है ना, हमने व्यतीत किया है। इससे पहले अपन मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, हम सब गांव से बाहर रहते, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं खुद गांव में इतने टाइम तक कभी नहीं रही हूँ पढ़ने के बाद में, मतलब ये पढ़ाई शुरू करने के बाद में जितने टाइम, अब पहली बार मैं गांव में रही हूँ, है ना। तो और मैं जैसे, चलो मैं आ भी गई, लेकिन जो माहौल होता था आसपास वाला, कि आसपास में भी गांव के सभी लोग गांव में हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों गांव गांव रहे नहीं हैं, क्योंकि गांव में से भी ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, है ना। तो दोस्तों पहली बार जब पिछला लॉकडाउन लगा था, तो मैंने देखा कि गांव में इतने सारे लोग मैंने देखे जितने पहले मतलब बहुत सालों से नहीं देखे थे। जैसे बचपन में नहीं होते, वो सारे लोग गांव में देखे, है ना। तो मतलब फैमिली गैदरिंग, मतलब एक अपन को टाइम मिला है फैमिली के लिए, एक ये चीज़ भी अच्छी हुई है ना। तीसरा दोस्तों कि हमने जैसे कि फ्यूल वगैरह भी बचाया, ये भी हम बोल सकते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह सब आना जाना बंद हो गई थी, तो जो हम फ्यूल की कितनी ज़्यादा खपत करते हैं, कार्बन एमिशन जैसे उससे होता है, तो हमने फ्यूल भी बहुत सारा उसकी वजह से बचाया है, क्योंकि हम सब ने वर्क फ्रॉम होम किया है ना। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई। 2 चीज़ें आप और बताइए कि कोरोना की वजह से हमने और क्या 2 चीज़ें अच्छी सीखी है। एक हमने सैनिटेशन भी सीखा है दोस्तों। पहले हम मतलब ठीक है कुछ लोग करते हैं सैनिटेशन, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं, है ना। तो अब बाहर से आए तो हाथ धोना, बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है उसे सैनिटाइज करना, इतनी ज़्यादा सफाई मेंटेन रखना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग जो है, तो सैनिटेशन हमने बहुत ज़्यादा सीखा है आफ्टर कोरोना, है ना। तो एक ये चीज़ भी हमने सीखी है। तो 3-4 तो हो गए, 1-2 आप और ऐड कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट हमारे सामने जिसके हैं, तो हमसे अक्सर पॉजिटिव इफेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट भी हमारे पास में होने चाहिए कि क्या कोरोना ने पॉजिटिव भी क्या किया है। और मैं तो मेरा सबसे बड़ा ये बता सकती हूँ दोस्तों, मैंने ये तैयार भी किया था, कई मॉक वालों ने पूछा भी था कि जैसे कि पेंडेमिक आया है और लॉकडाउन आया है ना, तो लॉकडाउन को हम लोग सब मतलब निराशा भरे माहौल के रूप में देख रहे थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट हम लोग देंगे, सर जैसे कि लॉकडाउन लगा है तो हमें खुद से मिलने का, कुछ क्रिएटिव करने का, है ना, टाइम, पहली बार ज़िंदगी में इतना टाइम मिला है जो टाइम हमें कभी नहीं मिला था, है ना। तो कुछ क्रिएटिव करने का टाइम, खुद से मिलने का टाइम, खुद को परखने का टाइम, है ना, वो चीज़ें जो हम अक्सर करना भूल गए थे, वो चीज़ करने का टाइम हमें मिला है। तो फिर हमसे अगर पूछा जाए कि भाई आपने क्या प्रोडक्टिव किया है, आप बताइए आपने लॉकडाउन में ऐसी क्या चीज़ करी है ना, जिससे हम कहें
है कि हाँ भैया आपने एक ये अपनी क्रिएटिविटी मतलब खोजी है। तो दोस्तों मैंने अपना चैनल बनाया, लॉकडाउन में ही बनाया था, पिछली बार मई में बनाया था। तो पहली बार लॉकडाउन में मैंने अपना चैनल बनाया। तो मैंने हमेशा से थी चैनल बनाना है, चैनल बनाना है, जब से मतलब जब से ठीक है। ये लास्ट 3 साल में मेरा ऐसा था ही। और लगभग चैनल मैंने बना भी लिया था नाम का तो, लेकिन उस पर कुछ यूज़ नहीं किया था, मतलब ईमेल आईडी वगैरह सब डाल के चैनल वैसे बन भी गया था। लेकिन हाँ ठीक है, यूज़ करने का टाइम मिला नहीं, बिकॉज ऑफ आरएएस की एग्ज़ाम हो ही नहीं रही थी। जब तक वो नहीं होती है जब तक तो फिर उसी में लगे रहते हैं ना। तो फिर जैसे ही एग्ज़ाम भी हो गई लॉकडाउन से पहले, और जैसे फर्स्ट ग्रेड वाली भी हो गई थी, और कुछ करने को था ही नहीं, या तो हम घर पे पड़े पड़े किस्मत को कोसते रहे, या फिर अपना कुछ प्रोडक्टिव कर लो। तो मेरा जो मन में था बहुत सालों से चैनल बनाने की, मैंने वो किया, और उसका नतीजा 1 साल में मैं आपके सामने हूँ कि 1 साल में मैंने अपना चैनल अच्छा खासा ग्रो भी किया है। हालांकि मेरे चैनल पे जब मैंने बनाया था तो आप 6 महीने के व्यूज़, मतलब व्यूज़ तो अभी भी कम है, लेकिन ठीक है, कम से कम 1000 लोग जुड़े हैं ना मेरे साथ में। और मैंने किसी को भी पर्सनली, दोस्तों जैसे कि शुरू में सब लोग चैनल बनाते हैं तो सब लोग ऐसे ही करते हैं कि पर्सनली सबको भेजते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैंने आज तक किसी को भी मेरे रिलेटिव में से या फिर मेरे फ़ोन नंबर की लिस्ट में से किसी को भी नहीं भेजा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो जो भी चैनल के साथ ऐड हुए हैं वो नेचुरल हैं, मैंने किसी को नहीं बोला है और ना किसी को भेजा है पर्सनली कोई मैसेज वगैरह। मतलब सब अननोन ही है, जिनको थोड़ा सा मैटर अच्छा लगा वही। और शुरू में तो दोस्तों मेरे 15-20 व्यूज़ से ज़्यादा, मतलब 6th या 7th मंथ तक कभी नहीं आए थे, है ना। और आप यकीन नहीं करोगे कि 120-130 सब्सक्राइबर थे मेरे कितने दिनों तक, कम से कम भी 8 महीनों तक। ये पिछले 4-5 महीनों में चैनल ने ग्रो किया है ना। तो जब से मैंने सिर्फ आरएएस पे फोकस किया है ना, आरएएस वाले मैटर्स डालना स्टार्ट किया, तब से चैनल ने ग्रो किया है। तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी ये बता सकती हूँ, आप भी एक चीज़ ऐसे ले लीजिएगा। अगर आपको कोरोना के 5 इफ़ेक्ट पूछे जाए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, तो जैसे मैंने 5 आपको गिनाए हैं ना, तो उसमें अगर आप बताना चाहते हो कि सर लॉकडाउन में हमें खुद को खोजने का अवसर मिला है, कुछ प्रोडक्टिव करने का अवसर मिला है, तो सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली इंटरव्यू में यही आने वाला है कि क्या प्रोडक्टिव किया। तो जैसे मैंने अपना अच्छा प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिव चीज़ें की है, तो आप लोग भी ऐसी ही कुछ बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। जैसे कि दोस्तों, मतलब मैं मेरे ही एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने ना मेरी हॉबी थी आरएएस में क्या करना, मधुबनी पेंटिंग बनाना और बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। ठीक है, तो मैं पेंटिंग हमेशा से बनाती हूँ, स्पेशली मधुबनी की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सारी तरह की पेंटिंग्स, और खासकर मुझे स्केचिंग और कार्टून वाली पेंटिंग बनाने का बड़ा चाव है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं हमेशा से बनाती थी। लेकिन जब से आरएएस का रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट मेंस का आते ही एक ही चीज़ होती है इंटरव्यू में, सबसे पहले अपना बायो तैयार करना। तो दोस्तों मैंने देखा कि भाई मैं क्या सीवी में मेरा क्या क्या रह रहा है ना। तो ठीक है कि एड्रेस वगैरह सब तैयार कर लिया, गाँव तहसील वगैरह जिला वगैरह सब तैयार कर लिया। फिर बात आती है हॉबी की। अब हॉबी क्या रखी जाए, हॉबी क्या रखी जाए, तो कुछ लोगों ने कहा ये रख लो, वो रख लो, है ना, ऐसी चीज़ रखो जो इंप्रेसिव लगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी नेचुरल हॉबी रखो, जो आप हो, है ना, जो आपको करने में मज़ा आता है ना। तो दोस्तों हमेशा से बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, मैं आपको जब मेरी जर्नी शेयर करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि कहाँ से और कब से मैंने स्टार्ट करी है। तो वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, तो वो रियल है। और दूसरा दोस्तों कि मैं पेंटिंग हमेशा से करती हूँ, मतलब बचपन से हम सब करते हैं, और मतलब हम छोड़ देते हैं 10th के बाद में पेंटिंग, लेकिन मैंने हमेशा से उसको जारी रखा है। जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बनाने बैठ जाती हूँ, तो हमेशा से मैंने उसको जारी रखा था। तो मुझे लगा पेंटिंग, अब फिर मेरे को लगा यार पेंटिंग तो सभी करते हैं, अब पेंटिंग में कुछ इनोवेटिव किया जाए। वो भी मैंने लॉकडाउन में ही सीखा है ना। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, तो मैंने कई ऐसे बड़े लोग थे, उनके देखा मधुबनी पेंटिंग क्या होती है। फिर मैंने देखा कि कुछ स्पेशल पेंटिंग सीखेंगे, तो मधुबनी पेंटिंग मैंने देखा। फिर मैंने देखा यार मधुबनी पेंटिंग अपन कर सकते हैं इजीली, और दिखती भी बहुत सुंदर है। तो फिर मैंने पिछले लॉकडाउन में ही पापा को बोला, पापा मुझे ये सामान ला के, तो बिकॉज घर पे मेरे पास पेंटिंग वाला सामान था नहीं। पिछली बार भी वैसे ही सेम जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ रह गया था, तो पापा ने वो सामान ला के दिया। और मैं घर पे, मतलब मैंने इंटरव्यू से पहले कम से कम भी 20-25 मधुबनी पेंटिंग रियल में बना दी थी, और बहुत ही अच्छी बनाती थी। तो ये मेरी हॉबी हो गई ना, तो वो नेचुरल हॉबीज़ हो जाएंगी, है ना, दोनों।
तो ये 2 प्रोडक्टिव काम हो गए। मुझे मधुबनी पेंटिंग आती थी, बट मधुबनी नहीं आती थी। इस तरह से आप भी कुछ भी एक ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है ना? अगर आपका इंटरव्यू है, जिस तरह से आपने कहा था मैम इंटरव्यू पे फ़ोकस करना, तो मैं उसी चीज़ को लेके बता रही हूँ, जो भी आपकी हॉबी है, लेकिन आप थोड़ा-सा उसे डिफरेंट कर लेना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क किसी लोगों कोई लोगों की कृषि करना हॉबी है, कुछ लोगों की ओटीटी पे मूवीज़ देखना, सब एंटिक होती है। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि हमारी बहुत एंटिक हो तो ही हमारी हॉबी से नंबर आएँगे। बस हमारी जो भी हॉबी है वो थोड़ी सी रियल होनी चाहिए और हम सच में उसमें इंटरेस्टेड होने चाहिए, है ना? ठीक है। तो ये था दोस्तों पर्यावरण दिवस के बारे में। लेकिन अब देखते हैं पर्यावरण दिवस की हिस्ट्री की। पर्यावरण दिवस शुरू कहाँ से हुआ था? तो पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में हमने देखा था दोस्तों। पर्यावरण को लेकर पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से किया गया था। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ से स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972, और यह 5 जून को ही हुआ था, 5 जून 1972। अतः इस दिन यहाँ पे दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों आपको पता ही है, वैसे भी 70 से 72 और 75 के आसपास इंदिरा गांधी जी ही थी, तो उन्होंने ही भाग लिया था। तो 72 में जो स्टॉक होम सम्मेलन हुआ था, वह विश्व का पहला सम्मेलन था पर्यावरण को लेकर। तो वह 5 जून की डेट को हुआ था। तो दोस्तों उसी दिन को याद करने के लिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के थीम की अगर बात करें तो वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, है ना? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये चीज़ आप ज़रूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि क्लाइमेट और कोरोना का संबंध भी एक जुड़ गया है। क्लाइमेट और कोरोना का जो प्रभाव है कि कोरोना बढ़ा, क्लाइमेट सुधरा, कोरोना फिर से घटा, क्लाइमेट वापस बिगड़ा, है ना? और क्लाइमेट चेंज तो हमसे अक्सर पूछ ही लेते हैं। तो अभी जिनके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, अभी अभी नया, मतलब 5 जून को बीतेगा, 21 को इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी थीम पूछी जा सकती है ना? तो और प्री और मेन के लिए तो जैसे वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस थीम को आप दर्शा भी सकते हो कि इस बार की थीम भी इसी तरह से रखी गई है। और प्री में तो बाकायदा ये कोटेशन के रूप में पूछ सकते हैं, और मेंस और इंटरव्यू में दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है कि भाई इस बार जो जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी। बिकॉज अभी जल्द ही इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, अब से वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो वो इकट्ठे करने लग जाते हैं पेपर में से। कई बार डायरी ले लेके बैठते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने देखा था ना, वो डायरी लिए हुए बैठते हैं, अपनी डायरी में से लगातार रैपिड फायर करते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो वो अभी से तैयार करने लग जाएंगे दोस्तों, है ना? तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी सी याद कर लेना। तो जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके, तालाबों का निर्माण करके हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा कैसे है? क्योंकि हमने जंगल काट दिए, क्योंकि हमने पेड़ पौधे काट लिए, क्योंकि हमने बारिश के पानी को सारा बहा दिया, है ना? तो इनको फिर से हम रिस्टोर करें तो फिर से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी, इकोसिस्टम भी रिस्टोर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टा वेरिएंट क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको कितनी बार B1.672 तो पढ़ा दिया, लेकिन मैंने इस डेल्टा का इस वेरिएंट का अलग नाम जो होना था वह नहीं बताया था। बिकॉज अभी चर्चा में आया 10 एक दिन पहले ही, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं था, तो मुझे लगा कि यार इंटरव्यू की दृष्टि से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी ऐड किया है। भारत में कोरोना का डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण वेरिएंट है दोस्तों। जो भारत में वेरिएंट आए हैं कोरोना के, है ना, उन्हीं में से एक का नाम है डेल्टा। जो लास्ट वेरिएंट आया है B.1.617.2, है ना, 2 जो है उस वेरिएंट का नाम ही अब डेल्टा वेरिएंट दे दिया गया है। पिछले साल दोस्तों अक्टूबर में भारत में पाए जाने वाला स्ट्रेन था B.1.617.1, है ना, इसको नाम दिया गया था कप्पा। ये चीज़ें देख लो, हम कितना कोरोना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं ना। ये चीज़ भूल गई थी ना मैं। तो इसको कप्पा नाम दिया गया था पिछली बार जो अक्टूबर में आया था, ठीक है। लेकिन इस बार का जो आपको पता है वेरिएंट है, वो इससे भी खतरनाक आया है, तो उसको नाम दिया गया है डेल्टा। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना कि कप्पा किसको दिया गया था, जो लास्ट बार अक्टूबर में आया था B.1.617 वाले को दिया गया था कप्पा, है ना। WHO ने कहा है कि भारत में पाए जाने वाला डेल्टा वेरिएंट ही अब चिंता का सबब है। बाकी के 2 स्वरूप संक्रमण फैलाने की दर बहुत कम है। मतलब जो पिछले बार वाले कप्पा वगैरह थे उनकी इतनी नहीं बची है अब संक्रमण फैलाने की दर। अब डर है तो किसका है? डेल्टा वेरिएंट का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले भारत में पाए गए कोरोना वायरस के स्वरूपों B.1
B.6171 और B.16172 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। तो ये नाम किसने दिया है दोस्तों? WHO ने दिया है, हमने नहीं दिया है ना। जिसको विश्व में लोग इंडियन स्ट्रेन भी बोल रहे थे ना 617.2 को, उसको नाम दिया गया है डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। और 617.1 को क्या दिया गया है? कप्पा वेरिएंट। नाम दिया किसने है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। और भी वेरिएंट है लेकिन भारत में ये थे, कप्पा और डेल्टा। विश्व में और जगह कई वेरिएंट पाए जाते हैं, जैसे अल्फा वेरिएंट भी था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट कौन सा है? B.617.2 और अल्फा है B.1.1.7, है ना। तो अल्फा वगैरह आपको याद नहीं रखने। हमारे यहाँ पे कप्पा और डेल्टा दो आए हैं, तो 617.1 और 617.2। 617.1 का नाम है कप्पा और 2 का नाम है ये डेल्टा। ये दो ही याद रखने हैं, बाकी तो आप नाम ही याद रख सकते हो। जैसे कि अल्फा वेरिएंट की तुलना में जो अपने वाला डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों, ये 50% ज़्यादा संक्रमित करता है ना, उससे भी 50% ज़्यादा तीव्र गति से फैलता है। भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे प्रमुख वेरिएंट है, ठीक है। अब बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के स्वरूपों को आसानी से पहचाने जाने के लिए उनका नया नामकरण किया है। अभी दोस्तों पहले वेरिएंट का नाम नहीं होता था, पहले ऐसे ही दे देते थे B.617, है ना। लेकिन अब इनको आसानी से पहुंचाया जाए कि भाई उस देश में कौन सा वेरिएंट काम कर रहा है, उस देश में कौन सा, तो इसको ईजिली पहचाना जा सके, इसके लिए उन्होंने यह नाम देना शुरू कर दिया है। इनके वैज्ञानिक नामों में कोई बदलाव नहीं होगा, वैज्ञानिक नाम तो वही होंगे कि B.617.1 और 617.2, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। WHO ने वेरिएंट को सामान्य बातचीत के दौरान आसानी से समझने के लिए अल्फा, बीटा, गामा जैसे यूनानी शब्दों का उपयोग करने की सिफारिश की है, ताकि आम लोगों को भी इनके बारे में होने वाली चर्चा को समझने में दिक्कत नहीं हो। हाल ही में दोस्तों एक पत्रिका आती है द लेसेंट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फाइजर, यहाँ पे फाइजर है दोस्तों, फाइजर बायोएनटेक का टीका भारत के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम कारगर है और इस टीके को लगवाने वाले लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडी विकसित हुई है। ये खबर आई थी आज के पेपर में। डेल्टा वाली तो पहले आ चुकी थी, बट ये लेंसेट वाली खबर आज के पेपर में आई थी, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने आपको डेल्टा पढ़ाया नहीं है और इंटरव्यू के दृष्टि से डेल्टा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे डेल्टा पूछेंगे तो डेल्टा हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही जवाब देंगे कि डेल्टा क्या है भाई, है ना। तो वो हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, कोरोना से रिलेटेड पूछ रहे हैं, है ना। तो डेल्टा अगर ज्योग्राफी में पूछे तो डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है, उसकी रफ्तार धीमी होती है और उसमें जो जलोढ़क होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वो समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा की आकृति बनाती है, इस तरह से, है ना। त्रिभुजाकार आकृति भी हम इसे बोल सकते हैं। तो उस आकृति को दोस्तों, जहाँ पे ये जलोढ़क वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस त्रिभुजाकार आकृति को क्या बोलते हैं? डेल्टा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, है ना। ये वाली चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको डेल्टा बोलते हैं, है ना। ये तो ज्योग्राफी का टर्म हो गई, है ना। और जो अब कोरोना में डेल्टा किसे बोल रहे हैं? हमारा जो वेरिएंट है 617.2 वाला, उसको। तो द लैंसेट जनरल ने दोस्तों अभी कहा है कि हम जैसे इंडिया में भी अब फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो फाइजर बायोएनटेक है ना, ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और जो वेरिएंट है उनकी तुलना में डेल्टा वेरिएंट में 5% कम एंटीबॉडी विकसित कर रही है डेल्टा वेरिएंट के मरीजों में। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के मरीजों पर और दुनिया में जैसा असर कर रही है ना फाइजर, सिर्फ फाइजर की बात हो रही है, उसके मुकाबले भारत के लोगों में यह 5 गुना कम असर करेगी, क्योंकि भारत के में डेल्टा वेरिएंट पाया जाता है और डेल्टा वेरिएंट में थोड़ी सी कम प्रभावी है। ये बात यहाँ पे अभी कही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा वेरिएंट क्या है, कप्पा वेरिएंट क्या है, भारत में कोरोना के कौन कौन से स्ट्रेन हैं, इनको क्या नाम दिया गया है, ये नाम किन्होंने दिया है, नाम क्यों दिया जाता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो कन्फ्यूज आना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। कल परसों कई बार ना न्यूज़ पढ़ के हंसी भी आती है। कल परसों अपन ने बात की थी, जूही चावला ने 5G के खिलाफ केस दर्ज किया था और हमने कहा था कि कोर्ट ने बोला है क्या मजाक चल रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी उठ के आ जाता है और कोई भी बिना मतलब का मुद्दा ले आता है ना। तो वही चीज़ दोस्तों प्रूफ भी हो गई। उस टाइम सिर्फ कोर्ट ने डांट लगाई थी और अब कोर्ट ने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दिया कि ये बहुत ही भद्दा मजाक था और ऐसा भद्दा मजाक सुना नहीं जाएगा हमसे दोबारा, है ना। तो इसलिए ही दोस्तों भारत की किस अभिनेत्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो दोस्तों 5G केस में बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने ना सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि उनके खिलाफ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया।
तो दोस्त मतलब जूही चावला जी ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था कि कितने दिन हो गए यार, मैं टीवी चैनल्स पे आ ही नहीं रही हूँ, छा ही नहीं रही हूँ, क्या मुझ में बुढ़ापा तो नहीं आ गया है, लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो किया जाए ताकि लोगों में अपना नाम सुनाई दे। तो उन्होंने किया कि उन्होंने पूछा होगा अपने दोस्तों वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कोर्ट में एक अर्जी लगा दें, और अगर बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा कोई काम करता है ना तो वो बड़ा फेमस हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा वाह यार, ये तो ठीक है, इससे तो मैं सुर्खियों में आ जाऊंगी। तो इन्होंने 5G को लेके कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। और किस चीज़ को लेके वो हम आगे पढ़ेंगे, मुद्दा क्या था पहले भी मैंने वैसे बता दिया, मुद्दा था ही नहीं कुछ, था होगा तब डिस्कस करने लायक होगा ना, मुद्दा था ही नहीं कुछ, है ना। तो इन्होंने ये याचिका कोर्ट में दायर कर दी थी, और अभी कोर्ट ने बोला है कि ये भद्दा मजाक हो रहा है, बिना मतलब की बातें यहाँ पे लेके आ जाते हो, और अगर ऐसा वापस से किया ना तो इस याचिका को ना सिर्फ कोर्ट ने सुन के खारिज किया है, और बल्कि उन पे 20 लाख रुपए का केस भी लगाया है। ठीक है, तो क्या था, हम पूरा मामला देख लेते हैं। अदालत में जूही चावला जी ने 5G टावर से होने वाली रेडिएशन के संबंध में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में 5G लॉन्च होने वाला है, उसके जो टावर लग रहे हैं ना, उनसे रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलेगा, है ना। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि याचिका ने सिर्फ वाहवाही पाने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। उनके इस कदम में अदालत का समय, कीमती समय बर्बाद हुआ है। दोस्तों, अदालत के पास तो फिर से पहले से इतने सारे केस हैं यार, तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम यहाँ पे कुछ भी करने आ जाओगे क्या, है ना। तो अदालत के पास में पहले से ही टाइम नहीं है, और ये फालतू की याचिका लेके अपने पब्लिसिटी के लेके लेके आ जाते हैं। मतलब कि इनके पास में, ठीक है आप याचिका लगा रहे हो, आपको हक है, पर्यावरण के लिए बोलने का भी हक है, बचाने का भी हक है, बट आप जो बोल रहे हो उसके खिलाफ साक्ष्य तो लाओ, प्रूफ तो लाओ। अरे यार, आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहे हो, हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हो, और ऊपर से आप इतने बड़े एक सेलिब्रिटी हो, और आपकी याचिका स्वीकार भी की गई है सरकार के द्वारा, उस पर सुनवाई की गई है, तो कम से कम आपके पास में ऐसे सबूत तो होने चाहिए कि भाई मैं ये लीजिए सर, ये साक्ष्य है, ये सबूत है, और इन इन वैज्ञानिकों के शोध ने कहा है कि इससे भाई रेडिएशन होता है। इनके पास ना कोई सबूत थे, ना कोई साक्ष्य थे, यूं ही चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट का कीमती समय इन्होंने बर्बाद किया है। जूही चावला जी ने अपनी अर्जी में कहा था कि तरह तरह की रिसर्च में इस तरह की बात सामने आई है कि 5G रेडिएशन हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, हुआ होगा नहीं, हो सकता है। रेडिएशन इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी खतरनाक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5G टेस्टिंग की वजह से किसी को नुकसान न हो। इसके साथ ही जब तक पूरी जानकारी और सेफ्टी के बारे में पुख्ता न हो जाए, भारत में इसका इस्तेमाल को इजाज़त नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा था कि 5G की जो टावर लग रहे हैं उनसे रेडिएशन हो रहा है, वो रेडिएशन ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाए, पुख्ता सबूत जुटाए कि भाई हाँ 5G से कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके बाद में ही 5G यहाँ पर लॉन्च करे। तो इनसे पूछा गया कि भाई प्रमाण दो, आप किस किस बेस पे ये कह रहे हो, आपके पास में कौन से ऐसे वो है, मतलब जर्नल्स हैं, शोध है, सबूत है जिसके आधार पर ये कह रहे हो। तो इनको नहीं मिला होगा कुछ ऐसा, तो फिर कोर्ट ने इनको डांट लगाई है, और ऊपर से कहा है कि यू आर ए सेलिब्रिटी, अगर आपका कोई भी कदम इस तरह का होता है तो सामान्य जनता पे भी उसका गलत असर पड़ता है, इसलिए वापस से कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करे। इसके लिए दोस्तों इनकी याचिका न सिर्फ खारिज की गई है, बल्कि 20 लाख रुपए का इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट 75I, इसके आगे आई भी है, मतलब इंडिया क्या है ना। तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट आज कल ही लॉन्च हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इंटरव्यू वाले भी और साइंस और टेक के लिए भी, साइंस और टेक जो प्री में आती है और मेंस में आती है उसके लिए भी, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ साइंस और टेक के लिए बुक्स की जगह आप सिर्फ करंट में से छांट लो साइंस और टेक के क्वेश्चन, अलग कॉपी बना लो चाहे, और करंट में से जब भी मैं कोई मिसाइल पढ़ाती हूँ, पनडुब्बी पढ़ाती हूँ, इस तरह के प्रोजेक्ट पढ़ाती हूँ ना, वो उस कॉपी में अलग से लिख लो, बस वही साइंस टेक आती है पेपर में, उसके अलावा कोई भी साइंस टेक कभी नहीं आएगी। साइंस टेक हमेशा करंट की ही आती है। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट 75I क्या है। तो दोस्तों समुद्री इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, और इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी है। दोस्तों हमारी जो नेवी है, तो नेवी का यह प्रोजेक्ट है, भारतीय नेवी का यह प्रोजेक्ट है, समुद्री इलाकों में हमारी ताकत को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में 6 बड़ी सबमरीन बनाई जाएंगी, मतलब पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी 6 बड़ी। किस प्रोजेक्ट के तहत? 75I के तहत। और ये पनडुब्बियाँ इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। इनकी साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% बड़ा होगा। अब अभी हमारे पास दोस्तों स्कॉर्पियन सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, वो भी बहुत बड़ी होती है। और ये जो पनडुब्बी होंगे अब वाली, ये जो
स्कॉर्पियन सबमरीन है उनसे भी 50% बड़ी होंगी, और ये इलेक्ट्रिक होंगे, है ना, मतलब पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो 75I के तहत हमारी जो नेवी है हमारी ताकत को, समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए 6 पनडुब्बियां बनाएंगी जो इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होंगी, और जो पहले से मौजूद स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से भी 50% ज़्यादा बड़ी होंगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन बनाए जाएंगे। यह पनडुब्बी जमीन से हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस होगी। दोस्तों इसमें मिसाइल्स लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार कर सकेंगे, और यह पनडुब्बी कन्वेंशन पनडुब्बी ज़रूर है दोस्तों, इसमें मतलब इसे कन्वेंशन पनडुब्बी ही बोला गया है, मतलब परंपरागत टाइप की जो पनडुब्बी है ना वैसे ही बोला गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और सुधार कर दिया गया है, लेकिन यह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन क्या होता है दोस्तों, हमारे जो अभी जो मिसाइल्स बनाई जा रही हैं वो भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन ही है। मतलब पहले क्या होता था, हम मिसाइल में यहाँ से फ्यूल भर के भेजते थे, जब तक फ्यूल है जब तक वो चल रही है, और फ्यूल ख़त्म हुआ तो फिर वो मतलब ख़त्म हो जाएंगी, है ना। लेकिन अब एयर इंडिपेंडेंट मतलब जैसे ही उनका फ्यूल कम होगा वह हवा में ही वहाँ की ऑक्सीजन लेके ही अपने आप फ्यूल बना लेंगी, है ना, तो इंडिपेंडेंट हो गई ना वो, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों ये सबमरीन होगी कि अब इसमें फ्यूल ख़त्म होगा तो ये अपने आप दोस्तों फ्यूल का निर्माण कर लेगी, है ना। ये चेंजेस इसमें किए गए हैं। बाकी ये कन्वेंशनल पनडुब्बी जैसी ही पनडुब्बी है। इसका फ़ायदा यह है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह बार बार इन्हें समंदर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी एक तरह की स्टैंडर्ड सबमरीन होगी। सबमरीन दोस्तों आपको पता है कुछ घंटों बाद में बाहर आना पड़ता है, बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है, लेकिन अब ये अंदर से ही अपना जुगाड़ कर लेगी। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई इस बैठक में 50,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को दोस्तों, अब किसी जगह 50,000 लिखा गया था लेकिन ज़्यादातर जगह 43,000 लिखा गया था, तो आप 43 ही यूज कीजिएगा और उसके आगे भी लगभग लगा दीजिएगा, है ना, कि कितने रुपए का प्रोजेक्ट है 43 का। अब कुछ जगह 50 में लिखा गया था, तो लगभग 43,000 रुपये का यह प्रोजेक्ट को किसने मंजूरी दी है? राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझियार डॉकयार्ड लिमिटेड और INT को सौंपा गया है। तो दोस्तों ये जो पनडुब्बियाँ बनाएंगी वो भी हमारी स्वदेशी कंपनी ही बनाएंगी। इनका नाम है, एक तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और एक है INT। ठीक है, हाल ही में विश्व के किस देश ने ट्विटर को बैन कर दिया? तो दोस्तों ये खबर अभी अभी आई थी, मेरे सुबह से 4 ही क्वेश्चन बने थे, 5 क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, मुझे कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो दोस्तों ट्विटर को बैन कर दिया अभी नाइजीरिया ने। तो फिर मैंने वही वाला मुद्दा ले लिया कि सारा मुद्दा है क्या। मैंने पढ़ा तो मुझे ठीक लगा कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे भी यहाँ ट्विटर और ये सोशल मीडिया वाला दोस्तों नया एक्ट आया है और अभी इन पर विवाद जस्ट हो ही रहा है। हमारे भी यहाँ पे ट्विटर को सरकार ने चेतावनी दे रखी है कि हमारे रूल्स वगैरह फॉलो करने होंगे, तो इसलिए इस चीज़ में ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कौन से देश ने अभी बैन किया है। तो दोस्तों वो देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने अभी ट्विटर पर बैन लगा दिया है। नाइजीरिया के सूचना मंत्री हैं लाई मोहम्मद ने ट्विटर की कार्रवाई को खारिज कर दिया और कहा है कि ट्विटर के अपने नियम हो सकते हैं लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि लाई मोहम्मद ने कि हम ट्विटर के नियम नहीं मानेंगे, खुद के नियम होंगे लेकिन वो हर देश में नहीं चलने वाले हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का एक ट्वीट डिलीट कर दिया। अब देखिए दोस्तों ट्विटर की शक्ति। ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर देता है, ट्विटर नरेंद्र मोदी के ट्वीट डिलीट कर देता है, और यहाँ के भी प्रधानमंत्री के ट्वीट है जो ट्विटर ने डिलीट कर दिए। तो इसी बात से नाराज होकर इन्होंने इस ट्वीट में दोस्तों जो इनके जो राष्ट्रपति हैं बुहारी, उन्होंने अपनी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर हमले को लेकर बियाफ्रा समुदाय के समर्थक समूहों को धमकी दी थी। दोस्तों इस ट्वीट में उन्होंने कहा क्या था वो भी सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने बियाफ्रा समुदाय को धमकी दी थी इस ट्वीट में। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि बुहारी का जो ट्वीट है वह कंपनी के अभद्र व्यवहार की नीति का उल्लंघन करता है और ऐसा करने के लिए बुहारी के ट्विटर अकाउंट को 12 घंटे सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब ट्विटर आके किसी भी देश में बता रहा है कि तुम्हारा जो ट्वीट है ना वो हिंसा भड़काएगा। भाई नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी का ट्वीट है और वो उसका देश है, अगर उसके देश में दंगे भड़कते हैं तो उसको संभालना है। तू कौन है यहाँ का पंच? कोई ट्विटर से जाके ये पूछे। हमारे देश में भी मोदी जी के मतलब मोदी जी या किसी भी बड़े नेता के डिलीट कर देता है ट्वीट, है ना, जबकि हमारी सरकार अगर बोलती है कि भाई ये ट्वीट डिलीट करना चाहिए तो आप करो ना। तू अपने यहाँ पंच बनने वाला होता कौन है ना। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, और मतलब जो भी बेचारे सिंपल सादा देश है उनमें यह अपनी ही रौब जमाने की कोशिश करता है। और वहाँ भी ऐसा ही कहा गया कि ये जो ट्वीट है इन्होंने अभद्र व्यवहार की जो नीति है ट्विटर की
उसका उल्लंघन किया, इसलिए 12 घंटे के लिए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि नाइजीरिया सरकार ने पलटवार करते हुए देश में ट्विटर के संचालन को ही सस्पेंड कर दिया। सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा है कि नाइजीरिया सरकार ने अनिश्चित काल के लिए ट्विटर ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है ना, ट्विटर को ही सस्पेंड उन्होंने कर दिया है। बुहारी ने अपने ट्वीट में ईस्टर्न सिक्योरिटी नेटवर्क पर श्रृंखलाबद्ध हमलों की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दोस्तों उनका जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वहाँ पे हमले हो सकते हैं। ईस्टर्न सिक्योरिटी नेटवर्क एक सशस्त्र समूह है जो बियाफ्रा समर्थक मुख्य आंदोलन से जन्मा है। ये नाइजीरिया के मूल निवासी बियाफ्रा का है। आपको थोड़ा बहुत इसमें से हर एक चीज़ याद नहीं रखनी है, लेकिन अभी घटना ताज़ा ही घटित हुई है, तो क्योंकि हम पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा बहुत याद इंटरव्यू तक रह जाएगा, है ना। तो इतना ही कि भाई बियाफ्रा वहाँ का एक समुदाय है, तो उससे कोई आंदोलन हो रहा था, तो वो दोस्तों वहाँ पे दंगे वंगे करते हैं, तो उसकी वजह से ये ट्वीट उन्होंने किया था। तो वही चीज़ है कि बियाफ्रा समर्थक मुख्य आंदोलन से जन्मा है। ये आंदोलन नाइजीरिया के मूल निवासी बियाफ्रा का है। हाल ही के महीनों में ESN पर दक्षिणी पूर्व नाइजीरिया में पुलिस स्टेशन, सरकारी बिल्डिंगों और चुनावी दफ्तरों पर हमले के साथ ही सिविल सर्विस और सरकारी अधिकारियों पर भी हत्या का आरोप लगाया गया था। बुहारी ने अपने ट्वीट में 1967 के बियाफ्रा युद्ध के दौरान अपनी भूमिका का संदर्भ दिया, जब वो ब्रिगेड मेजर थे, मतलब जो उनके राष्ट्रपति हैं वो पहले सेना में थे। 1967 में बियाफ्रा युद्ध नाइजीरिया के इतिहास का काला अध्याय है। इस युद्ध में नाइजीरिया की सेना पर युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा था। सेना पर आरोप लगा था कि सेना ने जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और युद्ध के चलते पैदा हुई भुखमरी, कुपोषण से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। वजह सरकार समर्थित आर्मी की नाकाबंदी, क्योंकि आर्मी ने नाकाबंदी कर दी थी और आर्मी का रोल उस टाइम पे बहुत खतरनाक रहा था। तो ये बात इन्होंने अपने ट्वीट में बताई थी। इन्होंने अपने ट्वीट में, बुहारी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जो लोग आज दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो अभी बच्चे हैं, उन्हें बियाफ्रा युद्ध के हुए विध्वंस और मौतों के बारे में पता नहीं है। हम उनमें से ही हैं। 30 महीने मैदान में डटे थे और युद्ध का सामना किया था। इन लोगों को उन्हीं की जबान में समझाया जाएगा। मतलब जो उनका बियाफ्रा समुदाय है वो अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि पहले जिस तरह से आर्मी ने बियाफ्रा युद्ध किया था और उस टाइम जो सिचुएशन हुई थी ना, उस टाइम की सिचुएशन का आपको आकलन नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि वो वाली सिचुएशन हो। एक तरह से दोस्तों इन्होंने अपने लोगों को डराया है ना, कि हम नहीं चाहते वैसे हालात पैदा हो। लेकिन ये इनके अपने पॉलिटिक्स है, इसको ट्विटर से क्या मतलब है? वो वहाँ का राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति कैसे भी ट्वीट कर सकता है ना। बुहारी के इस ट्वीट को हिंसा फैलाने के लिए कई यूजर्स ने रिपोर्ट भी किया था, और यूजर्स का कहना था कि ट्वीट एथनिक इग्बो क्षेत्र के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है। इन्होंने मतलब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था इस ट्वीट का, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बियाफ्रा समुदाय है इसके खिलाफ दोस्तों ये जो ट्वीट है वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने ट्विटर की कार्रवाई को खारिज कर दिया और कहा कि ट्विटर के अपने नियम हो सकते हैं लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति किसी भी स्थिति को लेकर व्यथित है तो वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र। बिल्कुल सही बात है भाई, वो अपने उस देश का राष्ट्रपति है। अगर उसको अपने देश में कोई भी, अगर हमारा कोई समुदाय लड़ाई कर रहा है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसा बयान देते हैं कि भाई तुम ये मत करो, जैसे कश्मीर में लड़ाई हो रही है तो हम ये कहते हैं कि तुम ये मत करो, भाई तुम्हें याद है ना करगिल युद्ध में क्या हुआ था, या जो भी है, हमारा तो करगिल युद्ध हमारा समर्थक था, उनका हो सकता है बियाफ्रा समुदाय में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उन्हें चोट पहुंची है कुछ नागरिकों को। लेकिन दोस्तों ट्विटर तो उसमें दादा नहीं बनना चाहिए ना, है ना। वो है अपना देश है, वो खुद संभालेंगे, है ना। तो ट्विटर कौन होता है? तो बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व मिलिट्री जनरल मोहम्मद बुहारी ने 2015 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसके बाद में दक्षिणी पूर्वी नाइजीरिया में हिंसा भड़क गई थी। बियाफ्रा युद्ध के बाद में नाइजीरिया एक बार फिर हिंसा की लिपटों से घिरा हुआ है। नाइजीरिया पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और सामूहिक बाइकाट से निपटने के लिए हिंसक और बर्बर तरीका अपनाया था। तो दोस्तों पहले भी बियाफ्रा समुदाय से नाइजीरिया में हिंसा हो चुकी है और अब फिर से मुद्दा बियाफ्रा समुदाय वाला ही है। तो खैर वो अपना मुद्दा है। हमें थोड़ी सी बात याद रखनी थी कि भाई नाइजीरिया में ये स्थिति है कि ट्विटर वहाँ पे बैन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ का एक बियाफ्रा समुदाय है जो वहाँ के सरकार के खिलाफ है। पहले भी लड़ाई हुई थी तो वहाँ की सरकार ने सेना के साथ मिलकर बियाफ्रा समुदाय का दमन किया था। उससे बहुत दिन तक युद्ध चला था, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था और वो एक काला अध्याय है। तो राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि वैसी स्थिति फिर से पैदा हो, है ना। इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से दोस्तों उस ट्वीट का कुछ लोगों ने विरोध किया तो ट्विटर ने इसे डिलीट कर
दिया तो इससे वहाँ पे ट्विटर अकाउंट ही मतलब ट्विटर ही सस्पेंड उस देश में से कर दिया गया है। तो ये था पूरा मुद्दा। इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी मेंस में तो ये मेंस आएगी जब तक ये चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। और मेंस में दोस्तों जल्दी होने वाली है, बिकॉज जैसे इंटरव्यू सेलेक्ट हैं शायद उससे पहले ही वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग भी तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।